नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 42वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास फर्स्ट रहने वाला है, जिसमें आप लोगों को ना लगभग मैं 30 प्रश्न लेकर के आऊँगा। और आप लोगों को इस 30 प्रश्नों में ना टेस्ट सीरीज टाइप से आप लोगों का क्वेश्चन लेकर के आऊँ। मतलब आप लोगों का जो हिंदी भाषा उसमें जितना भी टॉपिक है उन तमाम टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का ना 30 प्रश्न लेकर के आऊँ। तो आप लोगों को ट्राई करना है कि मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है। और आप लोगों का इस 30 प्रश्न में कितना नंबर आता है ज़रूर आप लोग एक बार लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। जितना भी टॉपिक है ना उन तमाम टॉपिक में से ना एक दो प्रश्न कर करके ना आप लोगों के लिए अच्छा तरीके से जो सिलेबस है वो लेकर के आऊँ, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले ध्यान से देखो, कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 34 मतलब 4 जो क्वेश्चन है ना वो कॉम्प्रीहेंशन मतलब गद्यांश से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन लेकर के हूँ। तो सबसे पहले आप लोग निर्देश जो दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। मतलब यह है कि आप लोगों के लिए एक गद्यांश इसमें दिया है और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद ना 4 क्वेश्चन आप लोगों से इनसे रिलेटेड पूछा जाएगा। तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके फिर उसका आंसर लेना है, ठीक है। तो चलिए ध्यानपूर्वक ना सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रह जाता है तो वह भाषा चिरकाल तक की जीवित नहीं रह सकती। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्म तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सके। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और भावदासता की निशानी है। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने लग जाए तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेजों का नहीं। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को यदि हम इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले शब्द समझकर हिंदी वाले त्यागना आरंभ कर दे तो हिंदी भाषा सहज न रहकर एकदम बनावटी लगेगी। भाषा का नवीनीकरण यदि कुछ पंडितों एवं आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होगी। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान पर ही अड़े रहे और कहीं भी उसका प्रयोग न किया जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषक के कई माध्यम हैं। श्रव्य दृश्य साधन वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि। भारतीय भाषाओं में मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य नहीं के बराबर है। तो आप लोगों को ना गद्यांश में केवल इतना ही पढ़ना था। और उसके बाद ना चलिए इससे रिलेटेड ना आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछता हूँ और देखते हैं कि कितना आप लोगों का आंसर सही होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 31 को ध्यान से पढ़िए। भाषा की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए अलंकारिता, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्पष्टता, ऑप्शन सी व्याकरणिक शुद्धता या ऑप्शन डी सरलता। तो आप लोग बताइए, ये जो हम लोगों ने गद्यांश पढ़ा ना तो उसके बेस पर भाषा की मुख्य विशेषता क्या है? सबसे पहले आप ये बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति की स्पष्टता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 31 को पढ़िए। भाषा की मुख्य विशेषता क्या है? तो भाषा की जो मुख्य विशेषता है वो अभिव्यक्ति सुस्पष्टता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए आप लोगों को गद्यांश को अगर दिखाऊँ ना तो गद्यांश में सबसे फर्स्ट लाइन में ही उसमें लिखा गया है। ध्यानपूर्वक देखोगे ना तो जब गद्यांश स्टार्ट हुआ था तभी बोला गया, देखो भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। तो इसमें जो विशेषता पूछा है वो क्या होगा? सुस्पष्ट अभिव्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर देखो प्रश्न जो लिया गया है ना तो उसका आंसर ही इसी गद्यांश में से ही लिया जाता है। तो आप लोगों को ना ध्यानपूर्वक इसीलिए ना जो गद्यांश है उसको समझना होता है। तो भाषा की मुख्य विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति की स्पष्टता जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। तो आप लोगों को ना प्रश्न और उत्तर दोनों गद्यांश में ही रहता है, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को ध्यान से पढ़िए। नए शब्द निर्माण में ध्यान रखने योग्य मुख्य बात क्या है? ऑप्शन ए भाषाई पूर्वग्रह का त्याग, ऑप्शन बी संप्रेषणीयता, ऑप्शन सी भाषा के मौलिक स्वरूप की अनुरूपता या ऑप्शन डी भाषा को विकृति से बचाना। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए भाषाई पूर्वग्रह का त्याग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नए शब्द निर्माण में ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें क्या है? तो नए शब्द के निर्माण में जो ध्यान रखने योग्य जो बात है ना वो भाषाई पूर्वग्रह का त्याग जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग ना फिर से अगर ये जो गद्यांश है उसको देखोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा। सेकंड में ही इसमें लिखा गया है, देखो अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये देखो, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर शब्द की उन्मूल, है ना, मतलब मूल आत्म तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार करें। तो क्या करना है इसमें? पूर्वाग्रहों से मुक्त होना है। तो इसमें क्या बोला है, किन बातों को ध्यान रखने के लिए बोला है? देखो यहाँ से भी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हमें पूर्वाग्रह से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्म तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार करें। तो ये जो रहेगा ना वो पूर्वाग्रह से मुक्त होकर। तो ये जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है उसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें देखो क्या कहा है 32 में, ध्यान से, नए शब्द के निर्माण में ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें क्या है? तो जो मुख्य बातें हैं ना वो भाषाई पूर्वग्रह को त्याग जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यान से पढ़िए। भाषा का सीधा संबंध किससे है? ऑप्शन ए लेखन से, ऑप्शन बी श्रव्य दृश्य साधन से, ऑप्शन सी कथा साहित्य से, या ऑप्शन डी जनता से। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी कथा साहित्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भाषा का सीधा संबंध किससे है? तो भाषा का जो सीधा संबंध है वो कथा साहित्य से है, ये आप लोगों को याद रखना है। और देखोगे ना तो उसमें आप लोगों का जो गद्यांश है उसमें भी दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, भाषा का जो सीधा संबंध है वो कथा साहित्य से होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फिर से। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यान से पढ़िए। वैज्ञानिक कथा साहित्य की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है? ऑप्शन ए पाठकों को नए वैज्ञानिक शब्दों का बोध कराना, ऑप्शन बी मनोरंजन करना, ऑप्शन सी साहित्यिक अभिरुचि जागृत करना, या ऑप्शन डी साहित्य व विज्ञान में समन्वय स्थापित करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए पाठकों को नए वैज्ञानिक शब्दों का बोध कराना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वैज्ञानिक कथा साहित्य की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है? तो वैज्ञानिक कथा साहित्य की जो सबसे ज़्यादा उपयोगिता है वो पाठकों को नए वैज्ञानिक शब्दों का बोध कराना करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और गद्यांश की सबसे नीचे में देखोगे ना तो उसमें दिया गया है ये साफ साफ लाइन को, तो वैसे आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग जान लो, अगर आप लोगों को गद्यांश दिया जाता है ना क्वेश्चन में, तो गद्यांश में ही उसका आंसर और प्रश्न दोनों ही समाहित होता है, ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता होता है। और अगर ध्यानपूर्वक पढ़ोगे ना तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो ईजी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को अब ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा सिद्धांत भाषा उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अनुकरण सिद्धांत, ऑप्शन बी डिंग डोंग सिद्धांत, ऑप्शन सी बाऊ बाऊ सिद्धांत, या ऑप्शन डी कहानी कथन सिद्धांत। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी कहानी कथन सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा सिद्धांत भाषा उत्पत्ति के संबंध में नहीं है? तो जो सिद्धांत भाषा उत्पत्ति के संबंध में नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी कहानी कथन सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा भाषा उत्पत्ति के संबंध में जो जो सिद्धांत है ना उसमें से पहला अनुकरण सिद्धांत हो जाएगा, दूसरा जो होगा वो डिंग डोंग सिद्धांत हो जाएगा, उसके अलावा बाऊ बाऊ सिद्धांत हो जाएगा। उसके अलावा भाषा उत्पत्ति का जो सिद्धांत होगा ना वो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत भी माना जाता है, हाव भाव का सिद्धांत भी माना जाता है, यो हे हो का सिद्धांत भी माना जाता है, फो फो सिद्धांत भी माना जाता है। तो भाषा उत्पत्ति में ना अलग अलग सिद्धांत को माना जाता है। तो मुख्यतः इन तीनों सिद्धांतों को आप लोगों को याद रखना है। और जो सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति से संबंध नहीं है वो कहानी कथन सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से विवृत वर्ण हैं। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ई, या ऑप्शन डी ओ। और आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ना सारे प्रश्न के ऑप्शन में इस प्रकार से डैश डैश था अलग लगा हुआ है। क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन था ना उसमें ना बहुत सारा ना टिक मारे थे, मतलब एक जो ना सही आंसर है उसमें टिक मारा गया था। तो इसीलिए मैंने क्या किया, चारों में टिक मार दिया ताकि आप लोगों को पता ना चले, वरना तो फिर टेस्ट लेने का मतलब ही क्या हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, तो सबसे
पहले खुद से आंसर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 36 को पढ़िए। इनमें से विवरित वर्ण हैं। विवरित वर्ण का मतलब ही होता है कि जब हम ना कोई जो वर्ण है उसका उच्चारण करते हैं, तो जब उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख होता है ना, जो हमारा ओठ होता है, उसकी गोलाई के आधार पर क्या किया जाता है, दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहले विवरित और दूसरा अर्धविवरित। मतलब पूरी तरह से जो ओठ है, जो मुख है वो खुलना और आधा खुलना। तो जो पूरी तरह से खुलना होता है उसे विवरित कहते हैं, और जो आधा खुलता है उसे क्या बोलेंगे, अर्धविवरित कहते हैं। जैसे आ का उच्चारण करो, सबसे पहले आ, आपका जो ओंठ है वो पूरी तरह से गोला आकार में हो रहा है ना, पूरी तरह से खुल रहे हैं ना, तो वो क्या कहलाएगा, आप लोगों का विवरित कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से अर्धविवरित होता है। अर्धविवरित जो होगा ना, वो जैसे ये अ है ना, तो वो उसको उच्चारण करके देखो अ, तो इसमें आपका ओंठ जो है वो पूरी तरह से गोला नहीं बन रहा है, थोड़ा सा चपटा बन रहा है, मतलब हाफ गोला बन रहा है। ठीक है, तो आ जो है ना वो क्या होगा, विवृत में आएगा, मतलब पूरा गोलाई में आएगा, वृत्त के जैसा ना खुलेगा आपका ओंठ। और उसके अलावा अ जो है ना वो हाफ रहेगा, मतलब ना अर्ध विवृत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में है ना। तो विवृत होता है पहला, और दूसरा अर्ध विवृत होता है, मतलब पूरी तरह से ओपन होना, गोलाकार में बनना, और आधा तरीके से ओपन होना, अर्ध विवृत होना। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में सेमी ओपन भी कहा जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी आ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विवृत वर्ण है आ जो है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। ये प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यान से पढ़िए। अंतस्थ व्यंजनों का समूह है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो कौन सा अंतस्थ व्यंजन का समूह है, आप लोगों को ये बताना है, तो ध्यान से बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी, य व र ल जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अंतस्थ व्यंजन का समूह है, तो अंतस्थ व्यंजन का जो समूह होगा वो य व र ल जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। और अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, अगर आप लोगों को ये बताओ ना, तो वे व्यंजन जिसका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। क्या? तो वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच में होता है, जो पूरी तरह से ना ही स्वर होता है और ना ही पूरी तरह से व्यंजन होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिसमें 4 प्रकार के ये जो व्यंजन है वो होते हैं। तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। या व र ला जो है ना वो चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। जिसमें क्या होता है, जब हम लोग उच्चारण करते हैं उसमें हवा जो होता है वो मुख से ना कम और रुक रुक कर बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। य र ल व ये 4 जो है ना वो क्या होगा, अंतस्थ होगा। और इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो उसे अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा वर्ण युग्म अल्प प्राण नहीं है? ऑप्शन ए क ग, ऑप्शन बी ख घ, ऑप्शन सी च ज या ऑप्शन डी त द। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी ख घ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन सा वर्ण युग्म अल्प प्राण नहीं है? तो अल्प प्राण जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी ख और घ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोगों को ना अल्प प्राण कैसे याद रखना है ये बताता हूँ। सबसे पहले 5 जो वर्ण है ना उसे आप लोगों को याद रखना है स्पर्श व्यंजन में। कौन कौन सा? तो सबसे पहले क, दूसरा च, तीसरा ट, चौथा त और पांचवा प। तो ये पांचों के पांचों स्पर्श व्यंजन होगा। क से क्या होगा, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न और प फ ब भ म। तो ये टोटल ना आप लोगों को स्पर्श व्यंजन जो होगा वो 25 स्पर्श व्यंजन होगा। कैसे आप लोगों को याद रखना है? सबसे पहले इस तरफ से सीक्वेंस लिखना है। पहला क, दूसरा ख, तीसरा घ, चौथा घ और पांचवा क्या होगा, अंगा। जैसे क ख ग घ अंगा। तो ये यहाँ से 5 हो गया ना। तो अल्प प्राण कौन सा होगा? पहला,
तीसरा और पांचवा, तो ये पहला, तीसरा और पांचवा जो होगा ना वो अल्प प्राण कहलाएगा। पहला में कौन सा, तो ये जो पहला, उसके बाद तीसरा और उसके बाद पांचवा, मतलब का, और उसके बाद खा को छोड़ दो गा, और उसके बाद गा के बाद घा को छोड़ दो अंगा। तो ये जो पहला, तीसरा और पांचवा जो है ना वो अल्प प्राण कहलाएगा। और ये जो इसमें से ना यहाँ से भी होगा सेम टू सेम। कैसे, तो देखो सबसे पहले प हो जाएगा, वो कौन सा होगा, अल्प प्राण आएगा। प के बाद क्या होता है, फ, ब और भा, और उसके बाद मा आता है। ठीक है, तो पहला ये प जो है ना वो क्या होगा, अल्प प्राण होगा। दूसरा को छोड़ दो, तीसरा जो होगा वो भी अल्प प्राण होगा। चौथा को छोड़ दो और पांचवा जो होगा ना वो भी अल्प प्राण होगा इसमें। तो पहला, तीसरा और जो पांचवा है वो अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो इसमें आएगा ना वो क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। तो इसमें प्रश्न क्या बोला है, कौन सा वर्ण युग्म अल्प प्राण नहीं है। तो अल्प प्राण जो नहीं है वो कौन सा होगा, ख और घा हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरा और चौथा में आ रहा है। किस में आ रहा है, तो क के बाद क्या आता है, ख आता है, तो ख जो है वो दूसरा में आ रहा है ना। उसी प्रकार से घा जो है वो कौन सा में आता है, चौथा में आता है, तो ये भी इसमें हो जाएगा। तो ये अल्प प्राण नहीं होगा। बाकी पहला, तीसरा और पांचवा जो है वो अल्प प्राण होता है। तो ये जो स्पर्श व्यंजन के 25 है ना उसको आप लोगों को याद रखना है। ये क्या कहलाएगा, अल्प प्राण जो होता है वो पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है, और महाप्राण जो होता है वो दूसरा और चौथा होता है। ऐसे आप लोगों को याद रखना है, तभी अच्छी तरीके से बना पाओगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 39 को ध्यान से पढ़िए। आपकी जीवन उज्जवल हो किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन बी इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन सी आज्ञावाचक वाक्य, या ऑप्शन डी संदेहवाचक वाक्य। तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी इच्छावाचक वाक्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे, आपका जीवन उज्जवल हो किस प्रकार का वाक्य है। हम लोग किसी का आशीर्वाद वगैरह जो देते हैं तो क्या बोलते हैं, आपका जीवन उज्जवल हो, आप खुश रहो हमेशा। तो ये जो किस प्रकार का वाक्य होगा, इच्छावाचक ना जी। आप दूसरों को आशीर्वाद वगैरह दोगे तो क्या बोलोगे, इच्छा ही ना व्यक्त करोगे अपना कि खुश रहो या आपका जीवन उज्जवल हो। तो ये क्या कहलाएगा, इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 40 को ध्यान से पढ़िए। लिखते समय स्वयं से बात करना तथा अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना कौन से भाषा संबंधी विकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी डिसकैलकुलिया, या ऑप्शन डी डिस्फेसिया। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी डिस्ग्राफिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे, लिखते समय स्वयं से बातें करना तथा अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना कौन से भाषा संबंधी विकार के अंतर्गत आता है। तो यह डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है। यह आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके रखना है। और डिस्ग्राफिया क्या होता है ये बताओ ना। तो जब आप लोग कोई ना कुछ चीज़ लिखते हो तो लिखने में अगर आप लोगों को त्रुटि हो रहा है, मतलब लिखने में परेशानी जा रहा होगा ना, तो उसका जो मेन कारण होगा वो डिस्ग्राफिया संबंधी विकार होगा, जिसके कारण लिखने में तकलीफ होता है या लिखने संबंधी त्रुटि होता है। ठीक है, तो आप लोगों को कैसे याद रखना है ये अगर आप लोगों को बताओ ना। तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ बनाना मतलब इस प्रकार से ग्राफ बना बना करके लिखते हो ना। और ग्राफ के से क्या कर रहे हो आप लोग, लिख लिख करके ग्राफ बना रहे हो ना। तो ग्राफ से क्या लेना है, ग्राफिया लेना है। क्या लेना है, तो डिस्ग्राफिया लेना है। तो लिख रहे हो ना, लिख करके क्या बना रहे हो, ग्राफ बना रहे हो। तो लिखने संबंधी त्रुटि में क्या आएगा, तो डिस्ग्राफिया आएगा। तो ऐसे आप लोगों को समझते हुए चलना है या कनेक्ट करते हुए भी चलना है। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या होता है ये बताओ ना। तो वो पढ़ने संबंधी विकार होता है। क्या, तो पढ़ने संबंधी जो विकार होता है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। अगर कोई बालक ढंग से पढ़ नहीं पा रहा होगा या पढ़ने में उनको त्रुटि हो रहा होगा, या आ को बा पढ़ रहा होगा, बा को माँ पढ़ रहा होगा, या पढ़ने में किसी प्रकार से उनको समस्या जा रहा होगा ना, तो उस समस्या का जो कारण होगा वो डिसलेक्सिया संबंधी विकार होगा, जिनके कारण उनको पढ़ने में समस्या आता है। तो वो कौन सा होगा, पढ़ने संबंधी कारक में डिसलेक्सिया करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है ये बताओ ना। तो गणितीय संबंधी विकार। मान के चलो कोई बालक जो है ना वो नॉर्मल गणित को भी बना नहीं पा रहा है, मतलब गणित के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उससे उसको तकलीफ होता है गणित वगैरह बनाने में। तो गणित को बनाने में जिन बालकों को प्रॉब्लम होगा तो उस प्रकार को क्या बोलते हैं, तो उसे डिसकैलकुलिया नामक विकार कहा जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, गणितीय संबंधी विकार जो होगा
होगा वो डिसकैलकुलिया हो जाएगा। याद कैसे रखना है आप लोगों को, डिसकैलकुलिया से आप लोगों को कैलकुलेटर लेना है। क्या, तो कैलकुलेटर आप लोग जानते हो ना, कैलकुलेटर में क्या किया जाता है, जोड़ घटा गुणा भाग किया जाता है। मतलब जोड़ने घटाने गुणा गुणा भाग करने, मतलब गणितीय संबंधी जो कार्य है वो किस में किया जाता है, कैलकुलेटर। तो कैलकुलिया से क्या लेना है, कैलकुलेटर। वो कैलकुलेटर किस में उपयोग किया जाता है, वो गणित में प्रयोग किया जाता है। तो गणितीय संबंधी विकार किसके अंतर्गत आएगा, डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आया। रटना आप लोगों को नहीं है, आप लोगों को समझते हुए चलना है, क्योंकि रटोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर समझे रहोगे तो आप बराबर ना आपके दिमाग में क्लिक करेगा अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी, डिस्फेसिया क्या है ये बताओ ना। तो भाषा संबंधी विकार है। क्या, तो भाषा संबंधी जो विकार है ना वो डिस्फेसिया कहलाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिखते समय स्वयं से बात करना तथा अपूर्ण अक्षर लिखना बोला है जी। अक्षर या शब्द लिखना कौन से में आएगा, तो लिखना संबंधी जो आएगा ना वो डिस्ग्राफिया में आएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 41 को ध्यान से पढ़िए। दिए गए विकल्पों में 3 मुहावरे तथा एक लोकोक्ति है, लोकोक्ति वाले विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ऑप्शन बी, 3 13 कर देना। ऑप्शन सी, खुशी के दिए जलाना। या ऑप्शन डी, आसमान के तारे तोड़ना। तो प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास करेक्ट हो जाएगा। कैसे, दिए गए विकल्पों में 3 मुहावरे हैं तथा एक लोकोक्ति है, लोकोक्ति वाले विकल्प को चुनिए। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो ये क्या होगा, वो लोकोक्ति होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों जो है ना वो क्या है, तो वो मुहावरे हैं। ठीक है, और ये जो ऑप्शन नंबर ए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो इसका जो अर्थ होगा ना वो किसी और काम के लिए आया था और कोई और जो काम है वो करने लगा। मतलब मान के चलो बाहर वो पढ़ने के लिए आया था लेकिन कुछ और वो करने लगा, तो ये इसका लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी, 3 13 कर देना, तो 3 13 कर देने का मतलब होता है भगा देना। ठीक है, या तितर बितर कर देना, ये होता है 3 13 कर देने का मतलब जो होता है वो। उसके अलावा बुरी तरह से परास्त कर देना भी होता है 3 13 कर देने का जो मतलब है वो। ठीक है, ऑप्शन सी, खुशी के दिए जलाना, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना होता है इसका मतलब। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी, आसमान से तारे तोड़ना, तो मुश्किल भरा कार्य करना हो सकता है या असंभव कार्य करना, ये हो सकता है आसमान से तारे तोड़ना का मतलब। और ये जो प्रश्न क्रमांक 41 है ना उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो लोकोक्ति है। चलिए प्रश्न क्रमांक 42 को ध्यान से पढ़िए। भाषा की लिखित आकृति कहलाती है। ऑप्शन ए वर्तनी, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी भाव या ऑप्शन डी लिपि। तो प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी लिपि करेक्ट हो जाएगा। कैसे, भाषा की लिखित आकृति कहलाती है, तो भाषा में जो लिखित आकृति है वो लिपि कहलाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 43 को ध्यान से पढ़िए। बहुभाषी कक्षा भाषा शिक्षक में किस रूप में कार्य करती है। ऑप्शन ए संसाधन, ऑप्शन बी आकलन में बाधक, ऑप्शन सी भाषा सीखने में बाधक, या ऑप्शन डी शिक्षक के लिए जटिल चुनौती। तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए संसाधन करेक्ट हो जाएगा। कैसे, बहुभाषिक कक्षा भाषा शिक्षक के किस रूप में कार्य करता है। बहुभाषिक कक्षा का मतलब ये होता है कि एक जो कक्षा है ना, मान के चलो कक्षा 5वीं है, तो कक्षा 5वीं में ना अलग अलग भाषा बोलने वाले जो बच्चे रहते हैं, मान के चलो 10 बच्चे भी होंगे ना, तो उन 10 बच्चे जो होगा वो उसमें से कोई हिंदी जानेगा, कोई इंग्लिश जानेगा, कोई मराठी, कोई गुजराती, कोई बंगाली, कोई छत्तीसगढ़ी, या कोई अन्य भाषा जानेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग भाषा वाले जो बच्चे रहेंगे तो उस प्रकार के बच्चों को किस रूप में माना जाएगा, तो उसको संसाधन के रूप में माना जाएगा। कैसे संसाधन, क्योंकि देखो जो अलग अलग बच्चे हैं वो अलग अलग लैंग्वेज जानता है, तो एक बच्चा क्या होगा, अगर कोई हिंदी जानता है तो वो इससे हिंदी वाला इंग्लिश सीखेगा, इंग्लिश वाला उससे हिंदी सीखेगा, और उसके अलावा हिंदी वाला गुजराती सीख लेगा, गुजराती वाला हिंदी सीख लेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, वो जो बहुभाषी वाला कक्षा है वो उसको एक संसाधन के रूप में देखा जाता है शिक्षकों द्वारा। ठीक
ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 44 को ध्यान से पढ़िए। वीरता शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए अन, ऑप्शन बी त्वा, ऑप्शन सी ई या ऑप्शन डी ता। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी ता जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वीरता में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यय बोला है जी, प्रत्यय जो है वो वीरता में, ये जो लास्ट में ता है ना वो प्रयुक्त हुआ है, मतलब ता लगा हुआ है वीरता में। अगर इसका संधि विच्छेद भी करोगे तो वीर धन ता हो जाएगा। क्या? तो वीर धन ता बराबर वीरता हो जाएगा। तो ये जो लास्ट में ता है वो क्या होगा जी? प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 45 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को ऑप्शन ए सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना है, ऑप्शन बी हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना है, ऑप्शन सी विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग में सफल बनाना है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को, तो प्राथमिक स्तर मतलब पहली से पाँचवीं तक की जो भाषा शिक्षण है ना, मतलब कोई लैंग्वेज पढ़ा रहा है, मान के चलो हिंदी पढ़ा रहा है, तो हिंदी पढ़ाने में बच्चों का उद्देश्य क्या होगा? उसमें सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। उसके अलावा क्या होगा? हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना, विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग को सफल बनाना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 46 को ध्यान से पढ़िए। खाली स्थान ने भाषा विकास के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पर बल दिया। ऑप्शन ए वाइगोस्की, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी चॉम्स्की या ऑप्शन डी स्किनर। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए वाइगोस्की करेक्ट हो जाएगा। कैसे? खाली स्थान ने भाषा के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पर बल दिया। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पर जिन्होंने बल दिया है वो वाइगोस्की है। ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 47 को ध्यान से पढ़िए। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सा उपचारात्मक उपाय सही नहीं है? ऑप्शन ए ऐसे बच्चों को शिक्षक के पास पास बैठाना चाहिए, ऑप्शन बी बोलते या पढ़ाते समय इन बच्चों को अध्यापक के होंठ उच्चारण करते हुए दिखाने चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षकों को चाहिए कि वह लंबे लंबे वाक्यों का पाठ कराते जाए, या ऑप्शन डी शिक्षक को छोटे छोटे वाक्यों को स्पष्ट और धीरे धीरे बोलना चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। शिक्षकों को चाहिए कि वह लंबे लंबे वाक्यों का पाठ कराते जाए, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सा उपचारात्मक उपाय नहीं है बोला है जी। श्रवण बाधित मतलब जो सुन नहीं सकता, ऐसे बच्चों के लिए क्या उपचारात्मक सही नहीं है? तो जो गलत होगा, जो सही नहीं होगा ना, वो शिक्षकों को चाहिए कि वह लंबे लंबे वाक्यों के पाठ को कराते जाए, ये जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। जो सुन नहीं सकता उसको ऐसा थोड़ी ना कराया जाएगा जी, हैं। तो ये गलत हो जाएगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 48 को ध्यान से पढ़िए। वक्ता के कथन को सुनकर लिखने को कहते हैं। ऑप्शन ए श्रुत लेखन, ऑप्शन बी अभिलेखन, ऑप्शन सी अनुलेखन या ऑप्शन डी सुलेखन। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए श्रुत लेखन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वक्ता के कथन को सुनकर लिखने को कहते हैं। तो वक्ता के जो कथन है उसको सुनकर लिखने को जो कहते हैं वो श्रुत लेखन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं फिर से। चलिए प्रश्न क्रमांक 49 को ध्यान से पढ़िए। व्याकरण शिक्षण में उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के नियमों, परिभाषाओं, व्यवस्थाओं को समझाया जाता है। यह विधि कहलाएगी। ऑप्शन ए निगमन विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी व्यास विधि या ऑप्शन डी अभिनय विधि। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी आगमन विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्याकरण शिक्षण में उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के नियम, परिभाषाओं, व्यवस्थाओं को समझाया जाता है, यह विधि है। तो ये जो विधि है वो आगमन विधि है। और आप लोगों को आगमन विधि क्या है और निगमन विधि क्या है इसके बारे में आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। आगमन विधि का मतलब ये होता है कि एक जो शिक्षक है वो सबसे पहले कक्षा में कोई टॉपिक को पढ़ाया जाता है, तो टॉपिक को पढ़ाने से पहले आगमन विधि में क्या करता है, सबसे पहले उदाहरण देता है और उदाहरण देने के बाद उसका जो नियम, कायदा, कानून, रूल, रेगुलेशन है उसे जब बताते हैं ना तो वो आगमन विधि कहलाता है। और अगर आप लोगों को सरल तरीके से बताऊं तो आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जब ना किसी टॉपिक को पढ़ाया जाता है उसमें सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है और उदाहरण के बाद उसके नियम, कायदा, कानून, रूल, रेगुलेशन या उसके जो व्याकरण है उसको बताया जाता है, तो वो आगमन विधि कहलाता है। और निगमन विधि ठीक उसका उल्टा है। निगमन विधि में पढ़ाने से पहले सबसे पहले उसका नियम, कायदा, कानून, रूल, रेगुलेशन, ग्रामर, व्याकरण जो भी होता है पहले पढ़ाया जाता है और उसके बाद जब उदाहरण दिया जाता है ना तो वो निगमन विधि होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, दोनों में बेसिक सा अंतर है आगमन विधि और निगमन विधि में, ठीक है। और इसमें बोला है देखो व्याकरण शिक्षण में सबसे पहला देखो इसमें क्या बोला, उदाहरण की सहायता से। तो सबसे पहले उदाहरण की सहायता से व्याकरण के नियम और परिभाषा समझाए जाते, तो पहले उदाहरण दिए जा रहे हैं ना तो क्या होगा, आगमन विधि होगा। तो ऐसे आप लोगों को समझते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 50 को अब ध्यान से पढ़िए। कौन सी विधि हिंदी साहित्य में स्मारक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए संस्मरण, ऑप्शन बी रेखा चित्र, ऑप्शन सी आत्मकथा या ऑप्शन डी निबंध। तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी निबंध करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन सी विधा हिंदी साहित्य में स्मारक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता? तो हिंदी साहित्य में स्मारक साहित्य के अंतर्गत जो नहीं आता वो निबंध है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी निबंध जो है वो करेक्ट हो जाएगा।